हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जितने आंदोलन की। तो मॉडर्न इंडिया का ये नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं, जनवरी में आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं। और कब आते हैं? 1993 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? माइग्रेशन डे, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये साउथ अफ्रीका कैसे है उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की। वकालत की पढ़ाई इन्होंने लंदन से की थी। लंदन से आने के बाद ये भारत आए थे, बट क्या हुआ था, इनकी जो वकालत है कह सकते हैं उतना चला नहीं। ये बम्बे में आए थे, स्ट्रगल के डेज थे इनके, तो इतना इनको वो जॉब ऐसी मिली नहीं। ठीक है, तो राजकोट में ये जाते हैं तो उतनी इनको इस तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जिस तरीके से इनको चाहिए जॉब, उस तरीके से नहीं मिल रहा है। स्ट्रगल सभी करते हैं तो ये भी कर रहे थे। तभी अब्दुल्ला रहते हैं एक व्यापारी, पूछा गया कि कौन बुलाता है, तो अब्दुल्ला एक व्यापारी होते हैं जो इनको बुलाते हैं केस के लिए साउथ अफ्रीका। तो ये उसी टाइम साउथ अफ्रीका जाते हैं 1993 में। और भारत कब आते हैं? ये जनवरी में आते हैं भारत। फिर ये जनवरी 9 जनवरी 1915 को आते हैं। तो 9 जनवरी को आते हैं ये। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 1915 में ये भारत आए थे। अब एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि ये कितने वर्ष बाद भारत आए थे? तो 21 वर्ष बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशकों यानी 20 से ज़्यादा रहने के बाद, जनवरी 20 दशक से ज़्यादा रहने के बाद 1915 में अपनी गृह भूमि यानी भारत वापस आते हैं। इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं बिताया था। और ये किस एज में आए थे? ये आई थिंक 46 एज या 47 ईयर्स के थे तब भारत आए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एज हो गई थी। एंड गांधी जी कैसे बने? गांधी जी महान साउथ अफ्रीका से ही बनना शुरू हो गए थे। कैसे? यहाँ भी एक वकील के रूप में गए थे और बाद में इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। साउथ अफ्रीका में भारतीय भी रहते थे, तो वहाँ पे वो उनके नेता बन गए थे। जैसा कि एक इतिहासकार हैं चंद्रन देवनसेन ने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। तो देवनसेन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी महान बने थे। अगर ये भारत रहते, वकालत करते, तो आज शायद ही हम गांधी जी को देख पाते। महान गांधी जी, महात्मा बापू, राष्ट्रपिता, शायद ही हमारे सामने कोई होता। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में एक अहिंसात्मक विद्रोह किया था। अब विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास भी किया था तथा उच्च जाति भारतीय निम्न जाति महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चैलेंज भी किया था। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उस समय भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब जो भारत था और अब जो भारत है जब आए थे तो वो थोड़ा डिफरेंट था। बहुत डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 20 साल के बाद कहीं जा रहे हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश शासन तब भी था और अब भी था, लेकिन अधिकांश जो प्रमुख शहर और कस्बे थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905-1907 के बीच में स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसके व्यापक रूप में मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। जब ये भारत आया उससे पहले ये चीज़ें हो गई थी, बंगाल डिवीज़न हो गया था और स्वदेशी मूवमेंट भी हो चुका था। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था कि जो स्वदेशी मूवमेंट ये हुआ था, इसमें बहुत सारे नेताओं का जन्म हुआ था, जैसे कि बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। तो इस टाइम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का जन्म भी हो गया था। ठीक है, तो ये बात हुई थी। गांधी जी से आने से पहले कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस में उग्रवादी, नरमवादी 2 भागों में बट भी गया था, फिर एक भी हो जाता है। तो इन नेताओं का जन्म हो गया था। ठीक है,
और कांग्रेस में कुछ उदारवादी भी थे। ये जो लाल बाल पाल पढ़ रहे हैं ना, हम ये उग्रवादियों का पढ़ रहे हैं जो थोड़े एक्टिव थे, और उदारवादी जो संवैधानिक रूप से कार्य करते थे। तो उदारवादियों की बात करें तो कुछ उदारवादी भी समूह थे। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के कौन बने थे, ये राजनीतिक गुरु बने थे। साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो गांधी जी की तरह वो भी गुजराती मूल के थे, लंदन में प्रशिक्षित वकील भी थे ये दोनों। गोखले थे, उन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। यानी ब्रिटिश भारत की, यानी उस टाइम तो ब्रिटिश शासन कर रहा था, तो ब्रिटिश भारत की मतलब बोला कि जाइए सब जगह घूमिए, गांव घूम के लोगों को जानिए, क्योंकि भारत में तो रहे नहीं थे उतना, तो भारत में यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वह इस भूमि और इसके इलाके के लोगों को जान सके। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके एक राजनीतिक गुरु बने थे। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति गांधी जी की देखी जाए तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। पहली बार ये सार्वजनिक पब्लिक रूप से कहीं पे आए थे तो वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो उद्घाटन समारोह था वहाँ पे। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना योगदान दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे राजा थे और लोग थे, इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया था। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इसमें एनी बेसेंट भी थी। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे, क्योंकि गांधी जी को इन लोगों के बारे में तब पता नहीं था। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो गांधी जी को इसलिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि इन्हें साउथ अफ्रीका में ऐसे काम किए थे। ठीक है। जब गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग आड़े हाथों लिया। यानी जो एलीट लोग थे वो गरीबों की बात नहीं करते थे, तो उनको ध्यान में रख के उनके साथ मतलब चैलेंज कर लिया अपने आप को। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वह धनी और सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की थी, क्योंकि एलीट लोग ही यहाँ पे गए थे, गरीब किसान नहीं गए थे। तो इस बारे में इन्होंने बात की। तो गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तथा तब संभव नहीं है जब तक कि अपने आप इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में लगा दे। इन्होंने कहा कि ये जो हम शानदार जीवन जी रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इससे हमें ये मुक्ति संभव नहीं, इससे हमें अंग्रेजों को से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन अलंकरणों से जो ये हमें अच्छी जिंदगी मिली है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमारे लिए स्वशासन, गांधी जी के ही वर्ड्स हैं, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक कि हम किसानों उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा उन लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहें। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न कि वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार, और इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन्होंने किसानों पे जोर दिया था। तो गांधी जी ने इस सभा में क्या हुआ, किसानों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। पहली बार गांधी जी एक पब्लिक प्लेस पे गए थे और तो ये देखा जाए तो एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण जो था मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। तो लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उनकी मंशा भी जाहिर करता था कि गांधी जी ने बता दिया था कि क्यों मैं आया हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत का दौरा भी किया था। दिसंबर 1916 में क्या होता है, लखनऊ में हुए वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसानों ने वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। जो लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ था वहाँ पे चंपारण के जो किसान थे, क्योंकि वो तिनकठिया पद्धति से नील की खेती के वजह से परेशान थे, तो वो वहाँ पे लखनऊ में ये इस बात पे चर्चा होती है। तो गांधी जी को आमंत्रण कौन देता है?
गांधी जी को आमंत्रण देता है राजकुमार शुक्ल या राम कुमार शुक्ल का आता है ऑप्शन में। इन्होंने इनवाइट किया कि आप जाइए बिहार, तो ये बिहार जाते हैं इनके निमंत्रण पे, पूछा गया है। और बिहार जाने पे उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से होती है और कुछ लोगों सहयोगी से होती है इनकी मुलाकात, ठीक है। असहयोग आंदोलन मतलब असहयोग की शुरुआत और अंत कैसे हुई थी, देखिए। प्रथम युद्ध हुआ था तो गांधी जी ने, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो गांधी जी ने भारतीयों को बोला था कि अंग्रेजों को सहयोग दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो अंग्रेज हमें आज़ादी दे देंगे, हमें मुक्त कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, ऐसा अंग्रेजों ने किया नहीं था। तो अंग्रेज उल्टा क्या करते थे, युद्ध के बाद जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती करते थे, लोगों को टैक्स बढ़ा देते थे, नमक कर लगाया था, ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो जब ये गांधी जी ने लोगों को बोला कि अंग्रेजों की मदद करो, तो गांधी जी को सर्जेंट कहा, सेना में भर्ती का सर्जेंट कहा जाता था। और गांधी जी को इसके बाद ही केसरी की उपाधि मिली थी, जो कि उन्होंने रॉलेट एक्ट के बाद त्याग दिया था। तो देखा जाए तो 1914-1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसी के बाद रॉलेट एक्ट लाए थे, जो कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक एक्ट था, जिसको ब्लैक कानून कहा जाता था, गांधी जी ने कहा था। और इसी कानून के तहत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। गांधी जी ने चंपारण जाते हैं 1917 में, फिर 1918 में आंदोलन करते हैं, फिर 1918 में किसान मेला आंदोलन होता है, खेड़ा होता है, फिर चंपारण होता है, ये तीनों आंदोलन होते हैं। उसके बाद से एक सामूहिक आंदोलन होगा, जलियांवाला बाग होगा, देन उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा। तो जब रॉलेट एक्ट हुआ था उस समय लोगों ने विरोध किया, स्पेशली पंजाब में इसका विरोध हुआ था। तो पंजाब में जब सैफुद्दीन किचलू और को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी ये विद्रोह थोड़ा सा तेज हुआ। तो बैसाखी के दिन था 13 अप्रैल को ही घटना होती है जलियांवाले बाग हत्याकांड की। तो बात करें, गांधी जी भी जा रहे थे पंजाब, तो पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था, स्थानीय कांग्रेस जनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों पर दबाव डाला था। फिर क्या हुआ था, 19 अप्रैल यानी 13 अप्रैल को 1919 को अमृतसर में यह खून खराबे के जो घटना थी वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, जब एक अंग्रेज जो होता था ब्रिगेडियर, जो जनरल डायर था ना, सभी पर निहत्थे लोग थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, भारतीय लोगों पर गोली चला दी थी और सबकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो जो बाग था उसमें भागने की जगह नहीं थी, एक ही रास्ता था और कुआं था, कुछ कुएं में कूद गया इस तरीके से, तो जनरल डायर ने सबको मार दिया था। तो यही जो घटना थी ये जलियांवाले बाग कहलाती है, जो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, जिससे बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई थी। तो जनरल डायर था, इसी में एक ऊधम सिंह थे, जो कि बाद में जाके जनरल डायर को मारने जाते हैं, लेकिन जनरल डायर नहीं, जनरल ओ डायर मर जाता है इनकी जगह, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी ने एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। इसकी सफलता में उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी थी, और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी जोर पे था, क्योंकि खलीफा का पद जो था वो मुस्लिम लोग जो थे उनके खलीफा पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो जा रहा था। तो इसलिए सभी भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए थे। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, मतलब ये नेतृत्व किए थे। और फिर क्या होता है, गांधी जी सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम को एक पास लेके आए, तो गांधी जी यही सोच के असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों में एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तानत खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र ही हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश भी की थी। तो ये जो आंदोलन 1919 में हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य, जब तुर्की आप पढ़ोगे यूरोप में, तो तुर्की जो खलीफा का पद था वो जाके 1924 में समाप्त हो जाता है, तो ये आंदोलन भी ठप हो जाता है, ठीक है।
किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे। देन बात करते हैं एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, ठीक है। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय समुदाय जो कि हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक जो अंग्रेजी शासन है उनका अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और चीजें औपनिवेशिक भारत की बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। सभी लोगों ने, विद्यार्थियों जो थे स्कूल जाना बंद किए, कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने जो थी अदालतें जाना बंद कर दी, श्रमिक जो हैं वो हड़ताल कर दिए थे। तो 1921 में 396 हड़तालें हुई थी। कितनी हड़तालें हुई थी? 396 हड़तालें थी, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख जो थे कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। कितने लोग शामिल थे? 396, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कहीं से भी होते हैं, तो 396 हड़तालें हुई थी, ये भी डेटा पूछा जा सकता है। उत्तरी आंध्र की पहाड़ियां जनजातियों वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी थी। अवध के किसानों ने भी कर नहीं चुकाया था इस आंदोलन में। कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें हुई थी। इन विरोध में आंदोलन में कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवाद के नेतृत्व की आज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया था। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपनी ढंग से व्याख्या की और तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने की वजह अपने हितों के मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करवाई। अपने अपने हितों को ध्यान में रखते सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने, अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा था, महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत गांधी जी के जीवन का युग का ही नाम हो गया, ठीक है। अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? महात्मा गांधी के। लुई फिशर ने, उन्होंने ही लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है, हो गया है। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की जो राज का नींव थी ना, वो हिल गई थी। एक तो 1857 का विद्रोह, अब जब असहयोग आंदोलन हुआ था तब क्या होता है, एक घटना हो जाती है कि 5 फरवरी, कहीं पे आपको 4 फरवरी देखने को मिलेगा कि किसानों का एक समूह जो था संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा के पूर्वा में, यानी गोरखपुर के पास है, एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई थी, 22 लोग शायद मर गए थे। इस हिंसा की कार्यवाही से गांधी जी को ये आंदोलन जो था गांधी जी को रोकना पड़ा था, बंद कर दिया था और उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ दया पर निर्भर व्यक्तियों के घृणित हत्या का आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी से बहुत लोग नाराज भी हो गए थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस जो थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया था गांधी जी को। तो उनकी जो जांच कर रहे थे इस कार्रवाई की, एन ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। जज ने टिप्पणी की थी कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की अथवा करूंगा उनसे आप भिन्न श्रेणी, गांधी जी के बारे में कहा था, क्योंकि उनको भी राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को भी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ब्रूमफील्ड जो जज थे उन्होंने गांधी जी के बारे में ये कहा था। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उन्हें न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष को जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हो तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। तो गांधी जी को चाहते थे कि वो जल्दी छूट जाए, वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको लगा था कि गांधी जी डिफरेंट है। मतलब इतने सारे कैदी देखे हैं पर गांधी जी थोड़े अलग है। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी के बारे में कहा था। जन नेता की बात करें तो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था और इस प्रकार फरवरी 1922 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण के लिए किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया, जो वादा किया था पूरा किया था।
अब वो फेमस हो गए थे, जन जन में, लोगों में फेमस हो गए थे। जब वो किसान आंदोलन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की तरह बन जाते हैं। तो वो कैसे लोगों की तरह बनते हैं, जो उनका अपना वेशभूषा है वो भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1921 में क्या होता है, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना। और ये ये जो विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व का उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। तो ये सूती कपड़े धारण कर लिए थे 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा में, अपने सर मुड़वा लिए थे। तो ये पूछा जा सकता है, तो 1921 में इन्होंने धोती, जो भी कुर्ता पहनते थे या धोती पहनते थे, अर्धनग्न कह सकते हैं, तो उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कपड़े। तो देखा जाए तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, एक महान बाबा बन गए थे गांधी जी, इतने फेमस हो गए थे कि सबको लगा कि ये आया है, गांधी जी एक आए हैं, कोई बाबा हैं, कोई भगवान के रूप में आ गए थे। और इसके वजह से क्या हुआ था, गांधी जी की जो छवि थी वो गांव गांव में महात्मा बाबा, गांधी बाबा, लोग समझते थे कि भगवान आ गए हैं, हमारा उद्धार करेंगे। तो इसकी वजह से जगह जगह पे अफवाहें फैल गई थी, जैसे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ में ऐसा कहा जाता था कि अफवाहें थी। ये अफवाहें क्या की थी, आप भी सुन के हंसोगे, कि ऐसा कहा जाता था कि जो अगर गांधी जी का नाम ले लिया जाए तो खेत में जो गेहूं है वो सुबह तक तिल बन जाएगा। और कहा जाता था अगर कोई भी गांधी जी के बारे में बुरा कह देता था तो उनका घर सुबह जल जाता था या मर जाता था, वो बीमार हो जाता। ऐसी ऐसी अफवाहें फैली थी। तो गांधी जी एक बहुत ही फेमस गांव गांव में हो गए थे, ऐसे लोगों में ज़्यादा हो गए थे कि गांधी जी के बारे में कोई बुरा भी नहीं कहेगा। क्योंकि अगर ये अफवाहें फैल गई हैं तो अगर गांधी जी के बारे में कोई बुरा कह रहा है तो उसकी मृत्यु हो जा रही है, किसी का घर जल जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कोई बेड रेस्ट पे आ जा रहा है। इस तरह की सारी घटनाएं थोड़ी इस तरीके अफवाहें फैल गई थी। गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि मैंने बताया था, मार्च में। तो ब्रूमफील्ड ने जो जज थे उन्होंने ये कार्य उन पे किया था, जो सुनवाई थी उनकी सज़ा। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया जाता है और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। देखिए 1922 के बाद जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद से गांधी जी शांत हो गए थे, वो लोगों से मिलना शुरू कर दिए थे। फिर वो एक्टिव होते हैं जब साइमन कमीशन भारत आता है, उसके बाद से लाला लाजपत की मृत्यु होती है, तब वो दांडी मार्च, जब नमक कानून होता है तब वो फिर एक्टिव होंगे। तो इतने दिनों तक 10 मतलब गांधी जी शांत रहेंगे, ठीक है। नमक सत्याग्रह की बात करें तो यही जो 1930 में होगा। तो 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची और उसी टाइम साइमन कमीशन आया था और उसकी जांच पड़ताल के लिए जब लाला लाजपत की मृत्यु हो जाती है तो साइमन कमीशन की जांच के लिए आयोग बनाए जाते हैं, जो कि जिसका भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी में लाठीचार्ज में लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था और इसी वर्ष बारदौली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह में ऐसा ही किया था। तो बारदौली सत्याग्रह में ये भाग नहीं लिए थे। कौन था वो? वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदौली हुआ था। 1929 में दिसंबर के अंत तक कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था और इस अधिवेशन में दृष्टियों से ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व का एक छड़ी सौंपने का प्रतीक था और पूर्ण स्वराज था, पूर्ण स्वतंत्रता की मतलब अनाउंसमेंट या उद्घोषणा जो हुई थी इसी अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पे। अब राजनीतिक की गति एक बार फिर बढ़ गई थी और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया था कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा यदि स्वतंत्रता यानी यदि उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों यहाँ तक कि पहुँच जाए तो अच्छा होगा। अगर सभी जगहों पर एक ही समय संगोष्ठियाँ होगा तो अच्छा होगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था।
तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था, क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। दांडी, अब हम दांडी पे आते। दांडी क्या है? दांडी यात्रा शुरू हुई थी मार्च 1930 में हुई थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिनमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार दे दिया गया था, यानी नमक पर ही टैक्स लगाया गया था। और जो कि डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, अगर टैक्स लगा देंगे तो कैसे होगा, जो कि हमारा ही है, हमारी ही नदी से बना रहे हो, हमारे समुद्र से बना रहे हो नमक, समुद्र से, सॉरी नदी नहीं, हमारे ही समुद्र से नमक बना रहे हो और उसके बाद उस पर ही टैक्स लगा रहे हो, तो एकाधिकार दे दिया था। तो को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार को जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग मतलब किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया था और इस तरह उन्हें दुकानों से उच्च दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया था। अगर आज देखिए, अगर नमक पर टैक्स लगाया होता तो आज हमें नमक इतना सस्ता नहीं मिलता, ठीक है। अगर पहले जैसा अगर गांधी जी नहीं होते तो अभी तो हो जाता, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई थी। नमक बनाने पर रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों में उच्च दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रखी। तो नमक कानून तोड़ा इन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला कैसे रोक सकते हो, जाके नमक उठा दिया। इसके बाद इन लोगों को बहुत मारपीट पड़ी, मतलब बहुत पीटा गया था, ठीक है। हालांकि गांधी जी ने अपने नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इरविन था उस टाइम, इरविन को दे दी थी वायसराय, किंतु इरविन था उनकी इस कार्रवाई के महत्व को ना समझ सका। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया था। कब किया था? 12 मार्च। 3 हफ्तों के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए थे। उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून का निगाह में अपराधी बना दिया और इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई थी। जहां समुद्र नहीं था वहां भी लोग इस यात्रा को किए थे। मिट्टी से करके कुछ भी ऐसा नमक उठा के कहीं से भी कर दिए थे, लेकिन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो 6 अप्रैल को 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक उठाते हुए, तो 12 मार्च से ये 6 अप्रैल तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे दांडी यात्रा की समाप्ति कर देते हैं और नमक उठा देते हैं, नमक का विद्रोह कर देते हैं। नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो फैक्ट्री थी उन पर लोगों ने, कामगार जो थे हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 की तरह इस पर भी जो गांधी जी ने था उसमें सभी जो भारतीय थे उनका साथ दिए थे। तो सभी भारतीय जो थे असंतोष व्यक्त किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो जवाब में सरकार ने क्या किया था, सभी को हिरासत में ले लिया था। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी फिर गिरफ्तार हो गए, ठीक है। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई थी। गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है, ठीक है। इन रिपोर्टों में रास्ते में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते थे और जिन्होंने उन्हें स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में भी शामिल हो गए थे। तो वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूते की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ किया है। यानी जो जाति पात का भेदभाव गांधी जी विरोध कर रहे थे, स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। यह स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। इन्होंने कभी भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि हम सभी भारतीय और सभी एक साथ होकर लड़ेंगे तभी हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा, ठीक है।
तो गांधी जी को भी नमक आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के बाद लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। गांधी जी की यहाँ इमेज दी गई है। तो एक अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। उसने भी इस टाइम गांधी जी के बारे में ये कहा था कि जब गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करने वाले थे तो उसने कहा था कि पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त करती थी, क्योंकि गांधी ने इरविन को बता दिया था, लेकिन इरविन ने इसको भाव नहीं दिया। मतलब समझा कि ये लोग क्या ही कर पाएंगे। और ये रिपोर्ट भी गांधी जी का ये जो समाचार पत्र है ये भी ऐसे ही बातें कर रहा है। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु शरीर में आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा में जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेजी शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है। तो इस घटना के बाद गांधी जी नमक जो कानून था तोड़ा था, तो उसमें पहली बार गांधी जी एक दुनिया की नज़र में दुनिया में एक फेस बन गए थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें। तो इस आंदोलन में जो अभी हुआ था इसमें गांधी जी देखिए महिलाओं को ले जाते नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, क्योंकि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखे। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता का हिस्सा देना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है, दूसरा 1931, 1900 ऐसे ही चलता है 1930-31 में। ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों होता है? जो असहयोग आंदोलन है उसको रोकने के लिए होता है। सॉरी, असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाने के लिए होता है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल नहीं, जिसमें गांधी जी भी शामिल नहीं, लेकिन अम्बेडकर शामिल हुए थे। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई थी। फिर जनवरी 1930 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। उनकी बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है और पर सहमति बनी जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था। तो सविनय आंदोलन जो लिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद लिया जाता है। तो सारे ही कैदियों को रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल हो गया था। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था। उसमें गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस दावे का 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राज्य रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज सर्रार वकील विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी कि जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो ये गांधी जी के लोग समर्थक नहीं थे, मतलब कि कांग्रेस जो है वो इन दलितों का समर्थन नहीं करती है। मुस्लिम लोग अलग थे, फिर सभी अलग अलग अपना व्यू दे रहे थे इसमें। लेकिन लंदन में क्या हुआ है, ये नतीजे किसी काम का नहीं था। ये गांधी जी को वापस आना पड़ता है और भारत आने के बाद फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। जो विलिंगटन था उसको गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। उसने अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में
महात्मा गांधी को निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि जैसे अभी हम जो वेलिंगटन था, उसने अपनी बहन को लिखा था एक खत में कि वेलिंगटन ने क्या लिखा था, अगर गांधी जी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाते हैं ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम करता है, लेकिन उसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल है। गांधी जी के बारे में ऐसा कह रहा है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रहे गांधी जी को अब भगवान मान बैठी है, ऐसा विलिंगटन कहता है। गांधी जी जो ये सम्मेलन में भाग लिए थे, यहाँ पे इमेज दिया गया है कि निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया था। उनका मानना था कि ऐसा करने से समाज के जो मुख्य धारे हैं उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और सुवर्ण हिंदुओं की हमेशा के लिए अलग कर जाए। ये नहीं चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम या निम्न जाति, दलित को अलग पृथक निर्वाचन दिया जाए। इसी में जो होता है ना, हाँ, कम्युनल अवार्ड जो है शुरू किया जाता है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच वो विवाद होता है। गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं जेल में ही। तो फिर क्या होता है, वही अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है। तो याद होना चाहिए पूना पैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद होता है, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से कुछ प्रावधानों और लोगों को बांट दिया जाए, लेकिन भीमराव अंबेडकर समर्थन थे। लेकिन जब गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं तो भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ता है। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर किए गए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिलती है और 11 से 18 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए और जो ब्रिटिश गवर्नर की देख में काम कर रहे थे। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की जीत होती है। 2 साल बाद क्या होता है, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया था और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर जो थे उनके कट्टर आलोचक थे। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने फैसला किया अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो गए तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता देगी, लेकिन सरकार ने उनकी प्रस्ताव खारिज कर दिया। इनका विरोध कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 1900 में इस्तीफा दे, तो कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, ये पूछा जाता है। तो कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था और क्योंकि उनको था कि अगर हम सहयोग करेंगे अंग्रेजों को तो हमें आज़ादी देंगे, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और इसी दिन को अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने शायद, हाँ, तो ये 12 दिसंबर 1939 को दिए थे। तो इसी दिन क्या हुआ था, मुक्ति दिवस मनाया था। क्या है, मुक्ति दिवस मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना अम्बेडकर ने, ठीक है। 1940 1941 के दौरान कांग्रेस ने अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव किया था। 1942 में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता वाले क्रिप्स मिशन भारत आता है। उसके बाद से ही क्रिप्स मिशन के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1942 में वसंत में चर्चिल गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया था अगर धुरी शक्तियों के से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर वार्ता टूट गई थी। तो ये 1942 में चैलेंज ये कह दिया था कि अगर हम सहयोग, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो अंग्रेज का सहयोग तभी भारतीय करते जब ये इनकी शर्तें मान लेते। तो भारत छोड़ो आंदोलन किया है। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने
ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था, जो कि अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और हालांकि गांधी जी को फौरन इसी गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन देश भर जो युवा हैं, तो अगर पूछेगा क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया था, तो ये किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता। ये खुद सब लोग अपना अपना नेतृत्व खुद कर रहे थे। तो ये जन आंदोलन था और इसमें किसी का नेतृत्व की जरूरत नहीं थी। और ये पूछा था ये अहिंसक है या ये अहिंसक। देखिए, ये शुरू तो अहिंसक आंदोलन था, बाद में हिंसक बना था ना, तो ये अहिंसक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है ये इसमें। और देश भर में क्या होता है कि हड़ताल होते हैं, तोड़ फोड़ और कार्यवाही के जरिए आंदोलन चलाते रहते हैं। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों से ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो 1917 में, सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, सतारा 1943 में, हाँ ये यहाँ पे क्या हुआ था, स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी थी। अंग्रेजों ने भी सख्त रवैया अपनाया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने साल भर से ज़्यादा समय लग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन सभी मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम अपने साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। इन्हीं सालों में लीग और पंजाब सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, और तभी उसका कोई खास वजूद नहीं रहा। लीग ने पंजाब और सिंध प्रांत में जगह बनाने के लिए कोशिश की। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। और जेल से निकलने के बाद 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की थी, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बात की। 1945 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और यह सरकार ब्रिटेन में भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वॉवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 में शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए सिरे से चुनाव कराए गए। 1946 में चुनाव कराए गए। अब इससे ही कांग्रेस और इसमें ही भारतीय जो मुस्लिम थे और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा दरार आ गया। क्यों? क्योंकि चुनाव में देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जीत कांग्रेस की हो रही थी, बहुमत से हो रही थी, और देखा गया कि मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम की जीत हो रही है। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस की भारी सफलता मिली थी। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, 3 मेंबर थे इसमें, ये भारत आया था। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने के लिए प्रयास किया, जिससे कि भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को तय हुआ था। बंगाल में दंगे किए गए थे। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुए थे, और यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई थी। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदू को निशाना बनाया गया था। एंड फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो उन्होंने वार्ताओं का, जो माउंटबेटन वायसराय नियुक्त किया था, तो उन्होंने वार्ताओं का एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका एक प्रयास भी विफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, और लेकिन उसका विभाजन भी होगा। तो ये जो घोषणा हुई थी कि विभाजन भी होगा, और औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया था। 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया था। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई जब ये अनाउंसमेंट हुआ। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की गई थी, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा की जय जय की नारे लगा रहे थे।
आखिरी बहादुराना के दिन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। तो उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी, क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पे सवार थे, मारने काटने पे आ गए थे। उनके जीवनी लेखक जो कि डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को स्वतंत्रता देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों का आह्वान किया। वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने का, शांति से रहने का संकल्प ले रहे थे। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, तो माइनॉरिटी को भी अधिकार दिया गया था। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी थी तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्ल का देश है, उसे ऐसे बनाए रखना चाहना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत में एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी राज्यों की ओर संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन किया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिकों के अधिकार के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध मुमकिन रक्षा करेगी, यानी सबको अधिकार देगी, किसी विशेष धर्म को नहीं देगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई थी। बहुत सारे विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी थी। बहुत सारे शरणार्थी को अपनी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाए थे कि गांधी जी उनके हिंदू और सिखों की पीड़ा के बारे में क्यों बात नहीं करते, अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के समुदाय के कष्टों के बारे में ही समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वहाँ भी जाना चाहते थे, और लेकिन वहाँ किस मुंह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ। वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपना प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन यानी 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसकी शुरुआत महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। फिर भी उन्हें विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्म को समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जो मेजॉरिटी में हैं वो दबाएंगे नहीं उन्हें, नहीं भले ठीक है। उन्होंने यह आशा जताई थी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत 2 भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, जो कि अब नहीं है, संभव नहीं है। भारत पाकिस्तान के जिस तरीके से रह रहा है तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ये चाहते थे कि सभी बट गए हैं लेकिन हम साथ रहें। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा था। फिर भी वे जब देश विभाजित हो गया तो उनकी इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती का संबंध बनाए रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे भारतीयों को इनका एक सहृदय आचरण पसंद नहीं आया था कि मुस्लिमों को सहयोग कर रहे हैं, भारत बट गया, अभी भी पाकिस्तान के साथ है। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दी थी। नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने इनको मार दिया था। तो गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी तो गहरे शोक में लहर दौड़ गई थी। भारत भर राजनीतिक फलक उनके भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों से शोक संदेश भेजा, और एक जमाने में उनकी कद काठे और कथित रूप से बेतुके विचार के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। तो ये पत्रिका भी बदल गई थी। ठीक है, तो मृत्यु हो गई गांधी जी की। गांधी जी को समझना है। ठीक, अब देखते हैं सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन।
महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में पत्रों को प्रकाशित करते थे, उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया था, उसे अ बंच ऑफ ओल्ड पेपर्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो गांधी जी ने जो लेटर नेहरू को दिया, नेहरू जी ने जो लेटर दिया था उसका एक बंच बनाया था, तो उस लेटर बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की नाम से उसको प्रकाशित किया था। तो ये नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि महात्मा गांधी जी हरिजन नामक अखबार के पत्रों का प्रकाशित करते थे। तो ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। ये लेटर दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ओके, जो इम्पोर्टेंट है मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। आई थिंक यहाँ ओवर होता है, वो सारे लेटर्स दिए गए हैं जो ओल्ड लेटर्स हैं। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नेहरू जी का हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। तो 1915 में, ये थोड़ा क्रोनोलॉजी काल रेखा दी गई है, तो पढ़ लीजिए। 1915 में महात्मा गांधी आते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1917 में चंपारण होता है, 1918 में खेड़ा गीजर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी होता है। 1900 रॉलेट एक्ट आता है मार्च अप्रैल में, ये अरेंज करने के लिए आ सकते हैं ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल को। 1921 में खिलाफत आंदोलन, 1928 में बारदौली किसान आंदोलन होता है। 1929 में, जिसमें गांधी जी नहीं जाते हैं, नेतृत्व करते हैं बारदौली, लेकिन जा नहीं पाते। लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने की घोषणा होती है, मनाया भी जाता है। 1930 में सविनय आंदोलन शुरू किया जाता है, जो कि मार्च और अप्रैल से होता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। 1931 में गांधी इरविन समझौता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सीमित प्रातिनिधिक सरकार का गठन किया जाता है। 1939 में गांधी जी और कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो त्यागपत्र दे देता है 12 दिसंबर को। और जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, जो लीग के सदस्य होते हैं, वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ये क्यों होता है? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य हिंसात्मक इलाके का दौरा किया था। तो ये क्रोनोलॉजी थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।